अंधेरा बहुत ज़्यादा हो गया था। मैं रात में शहर से सिर पर आमों से भरी टोकरी और कमर पर अपनी छोटी बेटी को लेकर घर की ओर जा रही थी। रास्ता सुनसान था। मेरा घर अभी करीब 3 किलोमीटर दूर था। चारों तरफ गहरा अंधेरा छाया हुआ था और मैं बहुत डरते डरते चल रही थी क्योंकि मैं जवान थी। अचानक पीछे से एक तेज हॉर्न बजा और एक पल के लिए मेरे शरीर से सिहरन दौड़ गई। एक गाड़ी मेरे पास आकर रुक गई। मैं कांपते हुए पीछे मुड़ी। मन में डर का साया छा गया था। गले से शब्द निकल नहीं रहे थे। फिर भी हिम्मत जुटाकर मैंने आवाज़ दी। सामने एक नौजवान था। मैं धीरे धीरे रिक्शे के पास गई, लेकिन आसपास कोई नहीं था। सड़क पूरी तरह सुनसान थी। सिर्फ मैं और वो युवक, हम दोनों ही थे। और अचानक कुछ ऐसा हुआ। दोस्तों, मेरा नाम शर्मिला है। मैं 29 साल की हूँ और विधवा हूँ। मेरे पति की मौत के बाद मैं उनके घर में अकेली रहती हूँ। सास ससुर नहीं है, बस मेरी 7-8 महीने की एक छोटी सी बच्ची है। जिंदगी बहुत कठिन गुजरी है, संघर्षों से भरी हुई। मैं बहुत टूट चुकी हूँ, लेकिन फिर भी सिर्फ अपनी बच्ची को देखकर जी रही हूँ। एक बार मेरे घर के सामने आम का पेड़ था। उसी से आम तोड़कर मैंने साप्ताहिक बाजार में बेचने का सोचा, क्योंकि उस दिन मेरी बच्ची बहुत बीमार थी, बुखार से तप रही थी और मुझे उसे अस्पताल ले जाना था। मेरे पास पैसे नहीं थे, तो सोचा कि आम बेच दूं। जो भी पैसे मिलेंगे उससे उसे अस्पताल ले जाऊंगी। मैंने आमों को टोकरी में भरा, बच्ची को गोद में लिया और पैदल ही बाजार की ओर चल पड़ी। हमारा घर बाजार से करीब 3 किलोमीटर दूर था। वो बाजार शहर में लगता था और वही अस्पताल भी था, इसलिए मैं वही चली गई। बाजार में जाकर बैठी तो देखा मेरे पास ही कुछ और लोग भी आम बेच रहे थे। उनके आम सुनहरे चमकदार थे, क्योंकि उन्होंने रासायनिक दवा डालकर पका रखे थे। मेरे आम प्राकृतिक रूप से पके हुए थे, लेकिन ऊपर से कुछ दाग लगे हुए थे, इसलिए ग्राहक उन्हें हाथ भी नहीं लगाते थे। मैं दोपहर से बैठी थी। हर ग्राहक आम उठाता, दाग देखकर नापसंद करता और चला जाता। मुझे बहुत बुरा लगता। मेरे आसपास बैठे लोगों के सारे आम बिक गए, लेकिन मेरे एक भी नहीं बिके। मेरी बच्ची लगातार बुखार से तप रही थी। कभी बुखार कम होता तो कभी फिर बढ़ जाता। उसके चेहरे की हालत देखकर मेरा दिल टूट जाता। शाम हो गई पर 1 किलो भी आम नहीं बिके। मेरी आंखों से आंसू बह निकले। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि क्या करूं। पूरे दिन कुछ खाया नहीं था। भूख से पेट में जलन हो रही थी। बच्ची को बस दूध पिलाया था। खुद पानी पीकर भूख दबाने की कोशिश कर रही थी। धीरे धीरे बाजार खाली होने लगा। लोग अपना सामान समेटकर जाने लगे और मेरी सारी उम्मीद खत्म हो गई। घर में 1 रुपया भी नहीं था। मैंने अपनी टोकरी बांधी, सिर पर रखी, बच्ची को कमर से कसकर पकड़ा और उस अंधेरी सड़क पर चल पड़ी। सच कहूँ तो बस से जाना चाहती थी, लेकिन बस के पैसे ही नहीं थे। जब अस्पताल के पैसे नहीं थे तो बस के कहाँ से आते। अंधेरा बढ़ता जा रहा था। सड़क पर कोई इंसान नजर नहीं आ रहा था। मैं करीब 1 किलोमीटर चली, लेकिन डर से मेरा दिल धड़कने लगा। बच्ची गोद में बुखार से तड़प रही थी और मैं दोराहे पर थी। क्या करूं, कुछ समझ नहीं आ रहा था। तभी पीछे से हॉर्न की आवाज़ आई। मैं चौंक गई। पीछे मुड़कर देखा तो एक रिक्शा रुका था। रिक्शे वाला बोला, भाभी जी, इतनी अंधेरी रात में अकेले कहाँ जा रहे हो? मैंने गौर से देखा तो वो हमारे ही गांव का संकेत था। उसने मुझे पहचान लिया और मुस्कुरा कर पूछा। मेरी आंखों में आंसू आ गए। मैंने जवाब दिया, घर जा रही हूँ। उसने तुरंत रिक्शा रोका और बोला, भाभी जी, रिक्शे में बैठ जाइए। इतनी रात में, इतने अंधेरे में ऐसे बच्चे को लेकर चलना ठीक नहीं है। मैं बच्चे के साथ रिक्शे में बैठ गई, पर मन में बहुत बोझ था और मैं खुद को रोक नहीं पाई। रोने लगी। संकेत मेरी तरफ देखता हुआ बोला, क्या हुआ, क्यों रो रही है? मेरी आंखों से आंसू रुक नहीं रहे थे। मैंने हिचकिचाया। मैं कहा,
मेरी बच्ची बहुत बीमार है, बुखार से तप रही है। आम बेचने लाई थी, पर एक भी नहीं बिके। अब अस्पताल ले जाने के लिए पैसे नहीं है। बस से कैसे जाऊँ? उसके भी पैसे कहाँ से लाऊं? मेरा हाल सुनकर संकेत कुछ देर तक मुझे देखता रहा। उसने बिना कुछ बोले बच्ची का माथा छुआ। बुखार बहुत ज़्यादा था। उसके चेहरे पर चिंता साफ झलकने लगी। उसने कहा, अरे इसे तो तुरंत अस्पताल ले जाना चाहिए। चलिए चिंता मत कीजिए, मैं सब संभाल लूँगा। मैंने जल्दी से कहा, नहीं नहीं, मैं आपसे पैसे कैसे लूँ? लेकिन वो अड़िग था। जोर देकर बोला, आप इसे उपकार मत समझिए, मैं आपके आम खरीदता हूँ, ये लेन देन समझिए, ऐसा नहीं। मेरी बच्ची की हालत देखकर मेरा दिल पिघल गया था। मेरी आंखों में आंसू आ गए, शब्द गले से अटक गए। आखिरकार मैंने सिर हिलाकर हामी भर दी। उसने तुरंत रिक्शा मोड़ी और हम अस्पताल की ओर निकल पड़े। वह मुझे एक जान पहचान वाले हॉस्पिटल में ले गया। डॉक्टर ने मेरी बेटी की जांच की, इंजेक्शन दिया और कुछ दवाइयाँ लिख दी। मैंने मेडिकल से दवाइयाँ ली। डॉक्टर ने कहा, चिंता करने की कोई बात नहीं है, मौसम की वजह से हुआ है, वायरल इन्फेक्शन है, 2-3 दिन में ठीक हो जाएगी। डॉक्टर की ये बात सुनकर मेरे मन को थोड़ा सुकून मिला। जब हम अस्पताल से बाहर निकले तो मैं पीछे बैठी थी। गोद में मेरी बेटी सो रही थी और आमों की टोकरी रिक्शा में रखी थी। सामने बैठे संकेत को देखकर मैं सोचती रही, वो हमारे ही गांव का था, अभी अविवाहित। मेरा घर छोड़कर 7-8 घर बाद उसका घर था। अपनी खुद की रिक्शा थी। बहुत मेहनती लड़का था। दिन रात मेहनत करके अपनी आजीविका चलाता था। अचानक उसने कहा, भाभी जी, सुबह ही अगर आप बताते तो मैं तुरंत मदद कर देता, लेकिन अपने अकेले इतना बोझ क्यों उठाया? अगर कुछ हो जाता तो आप अकेले होकर इतनी छोटी बच्ची के साथ ये सब कैसे संभाल लेंगी? उसकी बात सुनकर मेरी आंखों से अनायास आंसू निकल आए। मैंने कहा, आज आप आए इसलिए मेरी बच्ची की जान बची। आप तो भगवान की तरह समय पर आ गए। वह मुस्कुराकर बोला, अरे ऐसा मत सोचिए, इंसान को इंसान की मदद करनी चाहिए, इसमें कोई उपकार नहीं होता। कुछ देर में हम मेरे घर के पास पहुंचे। उसने रिक्शा रोकी। जब मैं उतर रही थी तो मैंने कहा, संकेत भाऊजी, आपका ये एहसान मैं कभी नहीं भूलूंगी। मैं बहुत आभारी हूँ। ये पैसे मैं आपको लौटा दूंगी। इस पर वह मुस्कुराकर बोला, पैसे लौटाने की कोई ज़रूरत नहीं है, आपके आम मुझे दे दीजिए, वही काफ़ी है। मैं मना कर रही थी, फिर भी उसने टोकरी से आम उठा लिए। उसने मेरी बेटी के सिर पर हाथ फेरा और जेब से 500 रुपये का नोट निकालकर मेरे हाथ में रख दिया। बोला, इसे रख लीजिए, जब सुविधा हो तब दे देना, लेकिन आज ज़रूर रख लो। उसके ये शब्द मेरे दिल को छू गए। उसने मेरी बच्ची के छोटे हाथ में भी 500 रुपये रखे और कहा, अगर आगे और अस्पताल का खर्चा आए तो मुझे ज़रूर बताना। अंधेरे में पैदल मत जाना। मेरी आंखों से कृतज्ञता के आंसू बह निकले। मैंने कहा, आपका धन्यवाद करने के लिए मेरे पास शब्द नहीं है, फिर भी घर में आइए, चाय पीकर जाइए। वह मुस्कुराकर बोला, नहीं, फिर कभी आऊँगा। मैंने सिर हिलाया और कुछ ही पलों में वह मेरी नज़रों से ओझल हो गया। मैंने बेटी को खाट पर सुलाया, अपने लिए साधारण खाना बनाया, 2 निवाले खाए और बिस्तर पर लेट गई। लेकिन आंखें बंद करने पर भी दिमाग में बस संकेत का चेहरा घूम रहा था, वह जिसने बिना किसी उम्मीद के मेरी मदद की थी। इन्हीं ख्यालों में पता ही नहीं चला कब नींद आ गई। सुबह उठकर मैंने बेटी का माथा छुआ। भगवान की कृपा से उसका बुखार उतर चुका था। वह चैन से सो रही थी। मेरे मन को बहुत राहत मिली। आंगन बुहारा, खाना बनाया और थोड़ी देर घर में ही बैठी थी कि तभी दरवाजे पर गाड़ी रुकने की आवाज़ आई। मैं बाहर निकली तो देखा संकेत रिक्शे से उतरकर धीरे धीरे मेरे घर की ओर आ रहा था। आंगन में कदम रखते हुए वह बहुत हैंडसम लग रहा था। दरवाजे पर आकर रुक गया और बोला, भाभी जी, अंदर आ सकता हूँ? मैंने मुस्कुरा कर कहा, हाँ आइए ना। मैंने घर से पुरानी चटाई बिछाई और उसे बैठने को कहा। वह बैठ गया और मेरे मन में अनजाने ही कुछ नए एहसास उठने लगे। संकेत मेरी बेटी की ओर देखते हुए बोला,
अब बच्ची कैसी है? मैंने मुस्कुराकर कहा। ठीक है, अब सब आपकी वजह से ठीक हो गया है। वह तुरंत बोला, ऐसा मत सोचिए, कल से मन को इतना परेशान मत कीजिए, बच्ची जल्द ही पूरी तरह ठीक हो जाएगी। फिर मैंने उसके लिए चाय बनाई और हम दोनों दीवार से टिक कर बैठ कर चाय पीने लगे। उस शांत माहौल में हमारी नजरें एक दूसरे से टकराई। कुछ पल तक वह मुझे देखता रहा और मैं भी उसकी ओर देखती रही। उसकी आंखों में कुछ अनकही बातें थी, जैसे वह बिना शब्दों के कुछ कह रहा था। थोड़ी देर बाद वह उठा और बोला, अगर किसी चीज की जरूरत हो तो बताना, अब मैं चलता हूँ। हम दोनों ने एक दूसरे की ओर देखकर मुस्कराया और वह चला गया। मैं फिर अपने काम में लग गई, बेटी की देखभाल करने में लगी और जीने के लिए दूसरों के खेतों में काम करने लगी। उससे थोड़े बहुत पैसे आने लगे। करीब 8-10 दिन बीत गए, तभी मुझे पता चला कि संकेत की माँ बीमार है। मैं अपनी बेटी को लेकर उसके घर गई। उसकी माँ बिस्तर पर लेटी हुई थी। उसे कुछ भी काम करने की ताकत नहीं थी। कल से उसने खाना भी नहीं खाया था। संकेत होटल से खाना लाता था, ऐसा उसकी माँ ने बताया। मेरे मन में आया, यही मौका है जब संकेत ने मेरी मदद की थी, जब मुझे उसका उपकार चुकाना चाहिए। इसलिए मैंने 2-3 दिन तक उसकी माँ की सेवा की, उनके लिए खाना बनाया। संकेत की माँ को बहुत अच्छा लगा। वह मुझे बार बार धन्यवाद देने लगी। संकेत भी मुझे देखकर बहुत खुश होता था। मैं रोज सुबह शाम उनके घर जाकर खाना बनाती थी, माँ का ख्याल रखती थी, क्योंकि संकेत दिन भर रिक्शा चलाने में व्यस्त रहता। 2-3 दिन में ही उसकी माँ ठीक हो गई। उसने मुझे आशीर्वाद दिया और बहुत आभार व्यक्त किया। संकेत भी मुझे लगातार धन्यवाद देता रहा। जब उसकी माँ पूरी तरह ठीक हो गई तो मैं वहाँ जाना बंद कर दिया। लगभग 8-10 दिन बाद एक दिन दोपहर को मेरी बेटी सो रही थी और मैं घर में अकेली थी। तभी दरवाजे के बाहर रिक्शा जैसी आवाज आई। मैं बाहर निकली तो देखा कि संकेत रिक्शे से उतरकर मेरे घर की ओर आ रहा था। उसके हाथ में एक थैला था। वह अंदर आया और मेरे सामने थैला रख दिया। मैंने हैरानी से पूछा, ये क्या है? वह मुस्कुराकर बोला, आप खुद देखिए। मैंने थैला खोला तो उसमें मेरी बेटी के लिए एक नए कपड़े, मेरे लिए एक साड़ी और बेटी के लिए कुछ मिठाइयाँ थी। मेरी आंखें भर आई। मैं उसे देखती रह गई। उस पल मेरा दिल इतना भावुक हो गया कि अनजाने में मैंने संकेत को गले लगा लिया और आंखों से बहते आंसू रोक नहीं पाई। मेरी बेटी मेरी गोद में थी और मैं रोते हुए संकेत की छाती से लग गई। उसने प्यार से मेरे सिर पर हाथ फेरा, मेरे आंसू पोंछे। हम दोनों एक दूसरे की आंखों में देख रहे थे और उन नजरों से सब कुछ बयां हो गया। अचानक धीरे धीरे संकेत के होठ मेरे होठों के पास आ आए और उसने मुझे चूमा। मुझे समझ नहीं आया, लेकिन मेरे मन के अंदर छिपी भावनाएं भी बाहर आ गई और मैंने भी उसे जवाब दिया। हम दोनों फिर एक दूसरे की बाहों में खो गए। उसने मेरा हाथ अपने हाथ में लिया और धीरे से बोला, शर्मिला, बहुत दिनों से मेरे दिल में एक बात है। मुझे आप बहुत पसंद है। मैं आपसे प्यार करता हूँ। आपने मेरी माँ की सेवा की, मुझे सहारा दिया। मुझे लगता है कि आप ही मेरी जिंदगी की सच्ची साथी है। मैं आपसे शादी करना चाहता हूँ। आपकी बेटी मेरी बेटी होगी और आपका दुख मेरा दुख होगा। उसके इन शब्दों ने मेरी आंखों में फिर आंसू ला दिए। मैं उसकी बाहों में समा गई और सिर हिलाकर हाँ कह दी। उसने मेरा हाथ कसकर पकड़ा और बोला, मैं तुम्हें और तुम्हारी बेटी को दिल से स्वीकार करता हूँ। उस पल मेरा दिल हल्का हो गया और मुझे जिंदगी में फिर से एक नई उम्मीद की किरण दिखाई दी। कुछ ही दिनों में हमारा प्यार और गहरा हो गया। हम मिलने लगे, एक दूसरे से खुलकर बातें करने लगे और एक दूसरे से सच्चा प्रेम करने लगे। एक दिन संकेत अपनी माँ को लेकर मेरे घर आया। उसने अपनी माँ को सब कुछ बता दिया था। मैंने उनके लिए चाय पानी तैयार किया। तब उसकी माँ ने मेरी ओर देखकर कहा, शर्मिला, मेरा संकेत तुम्हें पसंद करता है। तुम विधवा हो, तुम्हारी एक छोटी बेटी है, तुम्हें सहारे की जरूरत है और मुझे यकीन है कि
तुम मेरे संकेत के लिए सही हो। तुम्हारा स्वभाव मुझे बहुत पसंद है। मुझे लगता है तुम दोनों को शादी कर लेनी चाहिए। उसकी ये बातें सुनकर मेरी आंखों से खुशी के आंसू निकल पड़े। आखिरकार हमारी शादी तय हो गई और कुछ ही दिनों में गांव में सादगी से हमारी शादी हो गई। आज मैं और संकेत अपने छोटे से संसार में बहुत खुश है। मेरी बेटी अब उसे पापा कहती है और उसके चेहरे की मुस्कान देखकर मुझे हमेशा लगता है कि भगवान ने मुझे सही समय पर सही साथी दिया। दोस्तों, आपको क्या लगता है, संकेत ने मुझसे शादी की, क्या वो सही था या गलत? अगर आप मेरी जगह होते तो क्या करते? कमेंट में ज़रूर बताइए। जिंदगी में परेशानियां आती है, दुख आते हैं, लेकिन असली इंसानियत वही है जो ऐसे वक्त में किसी को सहारा दे सके, किसी को थाम सके। प्यार सिर्फ चेहरे से नहीं होता, बल्कि एक दूसरे के जख्मों को समझने और भरने से होता है। विधवा हो या कोई भी जिसने जीवन में दर्द देखा हो, अगर प्यार सच्चा है, भरोसा और साथ है तो जिंदगी फिर से खिल सकती है। इसलिए कभी किसी का अतीत मत देखिए, उनका दिल, स्वभाव देखिए, वही जिंदगी को खूबसूरत बनाता है। अगर आपको हमारी ये प्रेम कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद।